रही है। देश भर में 20 जगहों पर ये छापेमारी हो रही है। आतंकी साजिश के मामले में एनआईए की ये छापेमारी हो रही है। बिहार के कटिहार में भी एनआईए ने दबिश दी है। कटिहार के सीमापुर थाना क्षेत्र के सुखासन में इकबाल और रिजाबुल के घर पर टीम मौजूद है। वहां पर रेड जारी है। इकबाल पहले भी जेल जा चुका है, जबकि रिजाबुल अब तक जेल में है और फिलहाल छापेमारी चल रही है। तो देश भर में एनआईए का ये छापा चल रहा है। आतंकी साजिश का यह मामला, और इस मामले में जो इनपुट मिले हैं उसके आधार पर अलग अलग लोकेशन पर ये टीमें पहुंची हुई है। देश भर में 20 जगहों पर एनआईए की ये छापेमारी चल रही है। शंकर आनंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। शंकर, आतंकी साजिश का मामला और एनआईए की दबिश को लेकर अपडेट क्या भी? केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा आज 5 राज्यों में एक बड़े सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और ये जो 5 राज्य हैं, 5 राज्य के 22 लोकेशन पर आज सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और अगर मामले की बात करें तो ये टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ ये मामला है। इस मामले में जम्मू कश्मीर की बात करें या बिहार की बात करें, बिहार में भी आज सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और बिहार के कटिहार स्थित जो सीमापुर इलाका है, यहाँ पर इकबाल और रिजाबुल नाम के जो 2 आरोपी हैं, इससे जुड़े लोकेशन पर भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि रिजाबुल की अगर बात करें तो रिजाबुल हालांकि वो अभी फिलहाल जेल में है, लेकिन जिस तरह से उसके खिलाफ जो मामले पहले भी रजिस्टर्ड किए गए थे, हालांकि इस मामले में इसी साल जनवरी महीने में एक केस रजिस्टर किया गया था। और इसी मामले पर जिस तरह से टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ जो कई अलग अलग राज्यों में जो एक कनेक्शन जुड़ा, और इस मामले पे कई अन्य आरोपियों का नाम सामने आया था, इसी मामले पर आज देशव्यापी एक कहा जा सकता है एक बड़ा अभियान चलाया गया है। और 5 राज्यों के 22 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये मामला बेहद संगीन है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तार से तफ्तीश की जा रही है। और इस मामले में जल्द ही कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से बिहार के जो कटिहार इलाका की बात करें तो कटिहार इलाका जो है ये चलिए, बिल्कुल शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और कटिहार की अगर बात करें तो कटिहार में भी इकबाल और रिजाबुल के घर पर रेड चल रहा है। और अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं संवाददाता सुब्रत से। सुब्रत, कटिहार की अगर बात करें तो इकबाल और रिजाबुल का घर, वहां क्या कुछ चल रहा है? देखिए, ये सीमापुर थाना क्षेत्र का ये सुखासन का इलाका है और पहले भी इस इलाके में एनआईए की दबिश रही है। और एक बार फिर इकबाल और रिजाबुल के घर में फिलहाल छापेमारी चल रहा है। हालांकि रिजाबुल जेल में है। और अगर बात इकबाल की करें, इकबाल को पहले भी आर्म्स एक्ट के मामले में कटिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया था और फिलहाल वो घर में मौजूद नहीं है, इस तरह की सूचना मिल रहा है। जबकि एनआईए की एक टीम बगल के हासिम के घर में उनके पुत्र अजमल से पूछताछ कर रही है। उनके घर में टीम एनआईए के बैठा हुआ है। अभी पूछताछ चल रहा है। सुबह से ही ये पूछताछ चल रही है। रेड लगातार और कई घंटे तक चलने की चर्चा स्थानीय स्तर पर हो रहा है। लेकिन जो बात अगर करें, कोई ठोस बातें अभी तक आधिकारिक रूप से सामने नहीं आए। फिलहाल छापेमारी जारी है। जी, चलिए, शुक्रिया सुब्रत इस अपडेट के लिए आपका। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का आगरा में दिया गया बयान चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत में जितने मुसलमान हैं सब कन्वर्टेड है, असली तो विदेश में रहते हैं, यहां तो सब सनातनी ही निकलेंगे। इस बयान के बाद सूफी इस्लामिक बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष एहतशाम हसन सिद्दीकी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिस दिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मुसलमानों का नाम लेना छोड़ देंगे, उसी दिन उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। ना अंत है, जो आदि से है। 3000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर यदि कोई रहता था तो केवल सनातनी रहते थे। इसलिए जितने भी मजहब के लोग यहाँ रह रहे हैं, यदि वो अपने पूर्वज खंगालें तो उनके पूर्वज सब सनातनी मिलेंगे। मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम हैं, लेकिन असली मुस्लिम तो दूसरे देशों में, यहाँ तो सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। जो है धर्म के व्यक्ति को किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन उसको पूरी इजाज़त देता है कि वो कौन सा धर्म अपनाए। हमें ना तो धीरेन्द्र शास्त्री जी या अन्य किसी भी का भी कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम असली मुसलमान हैं कि नकली मुसलमान हैं। जी को भी मैं सलाह देना चाहूँगा कि वो अपने काम पर ज़्यादा फोकस करें। जिस तरीके के सोशल वर्क उनको करना चाहिए उस तरीके से करें।
और अपने काम पे फोकस करें, ना कि जिस दिन वो मुसलमानों का नाम लेना छोड़ देंगे, मुझे लगता है कि उनकी दुकानदारी भी बंद हो जाएगी। और देखिए, बिहार में एसआईआर को लेकर कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। बिहार में एसआईआर के खिलाफ जो याचिका डाली गई है उस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में अदालत ने दावे और आपत्ति की डेडलाइन बढ़ाने से इनकार कर दिया था। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की शुरुआत 24 जून से हुई थी और इसकी अंतिम मतदाता सूची जारी होने की तारीख 30 सितंबर है। तो देखिए, एसआईआर पर आज सुप्रीम सुनवाई होनी है और जो याचिका डाली गई है एसआईआर के खिलाफ, इसको लेकर के सुनवाई आज होगी। और पिछली सुनवाई में भी जो दावे और आपत्ति की डेडलाइन बढ़ाने की बात याचिकाकर्ताओं की तरफ से की गई थी, उससे साफ सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। आज फिर इस मामले में सुनवाई होनी है। बता दें कि एसआईआर की शुरुआत 24 जून से हुई थी और इसकी अंतिम मतदाता सूची जारी होने की तारीख 30 सितंबर है। शंकर हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। शंकर, आज एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, क्या कुछ आज होना है? देखिए, जिस तरह से केंद्रीय जांच, जिस तरह से अगर बात करें केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा पिछले बार सुनवाई के दौरान में सुप्रीम कोर्ट को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई थी और लिखित तौर पर तमाम जानकारियों से अवगत कराया गया था। लेकिन उस मामले में कई सवाल जो हैं वो कोर्ट के द्वारा पूछे गए थे, तो आज इस मामले पर विस्तार से सुनवाई होगी। जिस तरह से बिहार में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े मामले में जिस तरह से पहले सुनवाई हुई, हालांकि अब देखिए पिछले दो दिनों के अंदर में कुछ और भी महत्वपूर्ण अपडेट्स हुए हैं। जिस तरह से इस मामले पे चुनाव आयोग के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि अभी तक तो बिहार में विशेष मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा था, लेकिन अब इसे राष्ट्रव्यापी भी किया जाएगा। तो हालांकि हो सकता है इस मामले की जानकारी आज कोर्ट के सामने भी दिया जाए, लेकिन जिस तरह से जो पुराने जो मामले हैं, जो पुराने इश्यूज हैं बिहार से जुड़े हुए इस मामले पर, और कब अब तक इस मामले पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा क्या क्या और उपाय किए गए हैं, किस तरह से इन तमाम मामलों पर लोगों से जुड़े हुए जो परेशान थे, जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे, तो उसको और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए और क्या क्या पहल किया गया है, तो इन तमाम मामलों पर आज महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। तो देखना लाजमी होगा कि आज कोर्ट के अंदर में उन तमाम दलीलों को किस तरह से सामने रखा जाएगा। शंकर, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। ये बहुत ही अच्छा कदम है और आगे बढ़ना चाहिए। इतना अच्छा प्रैक्टिस किया है कि जिंदा को मार दिया, मरे हुए को जिंदा कर दिया। इतना अच्छा प्रैक्टिस होता है क्या? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हुए वोटर लिस्ट रिवीजन पर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। जिस एसआईआर को विपक्ष ने या खासकर राहुल गांधी और तेजस्वी ने सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की, उस अभियान को निर्वाचन आयोग अब देश भर में शुरू करने की प्लानिंग कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर एसआईआर कराने के फैसले का समर्थन अब आरएसएस ने भी कर दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसआईआर को बेहद जरूरी बताया ताकि चुनाव की निष्पक्षता बनी रहे। हमारे देश में एक पारदर्शी तरीके से और निष्पक्ष तरीके से अपने चुनाव होने की दृष्टि से चुनाव की जो मतदाताओं की सूची है उसका निश्चित परीक्षण समय समय पर होना आवश्यक है। पिछले दिनों मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पूरे देश में वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कराने की बात कही थी। राष्ट्रव्यापी एसआईआर अभियान के लिए निर्वाचन आयोग अलग अलग राज्यों के चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ बैठक भी करेगा। 10 सितंबर को एसआईआर पर होने वाली अहम बैठक से ठीक 2 दिन पहले आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर संघ का रुख स्पष्ट कर दिया है। चुनाव आयोग की ये पहल स्वागत योग्य है और ये मुझे लगता है बहुत ही पारदर्शी है। इसके संदर्भ में जिनकी भी कोई कंप्लेंट हो या कोई किसी का नाम हट गया हो तो उसके लिए भी पूरी एक व्यवस्था है। अखिल भारतीय समन्वय बैठक के बाद सुनील आम्बेकर ने एसआईआर के साथ साथ घुसपैठ और धर्मांतरण के मुद्दे को भी उठाया। तेजी से बदलती डेमोग्राफी और हिंदुओं की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की। इधर बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर आरएसएस की पहली प्रतिक्रिया पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए हैं।
तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव आयोग का एसआईआर कितना संदेहास्पद है कि जिंदा लोगों को भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मरा हुआ साबित किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जैसे काम किया है बिहार में, इतना अच्छा प्रैक्टिस किया है कि जिंदा को मार दिया, मरे हुए को जिंदा कर दिया। इतना अच्छा प्रैक्टिस होता है क्या? एक ओर बिहार में विपक्ष निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है, तो दूसरी ओर आरएसएस राष्ट्रीय स्तर पर एसआईआर का समर्थन कर रहा है। बिहार चुनाव की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग देश भर में वोटर लिस्ट रिवीजन अभियान को शुरू करने की बात कह रहा है। आरएसएस के समर्थन के बाद अब ये देखना होगा कि बिहार चुनाव में विपक्ष का मुद्दा कारगर साबित होता है या कमजोर। पटना संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां जेडीयू संसदीय दल की बैठक आज होनी है। दिल्ली में जेडीयू संसदीय दल की बैठक होगी। नालंदा से जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार के आवास पर यह बैठक रखी गई है। मीटिंग में उपराष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भी मौजूद रह सकते हैं। अपने राजनीतिक बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने झारखंड की असली बीमारी बीजेपी को करार दे दिया। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि मुझे बांग्लादेश भेजने वालों की झारखंड में कब्र खोद दूंगा। इरफान अंसारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने न केवल झारखंडी अस्मिता को कुचला, बल्कि बच्चों के दिमाग में जहर घोलकर और समाज को बांटकर राज्य का मनोबल तोड़ने की कोशिश की है। तो देखिए, झारखंड की असली बीमारी बीजेपी है, ये इरफान अंसारी का बयान सामने आया है। इरफान अंसारी वो नेता जिनके बयान हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, कई बार कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसको लेकर सियासत भी गर्म हो जाती है। बीजेपी ने भी हमला बोला है इस बयान के बाद से, और ये मंच जो आप देख रहे हैं, आसपास लोगों की मौजूदगी है और इसी मंच से बयान सामने आता है। अरे ओ भाजपा वाले द्वारा इरफान अंसारी को कब्र खोद देगा जाता है। पहचानता नहीं इरफान अंसारी को, कहता घुसपैठिया बोलता है आपको। बताइए, घुसपैठिया लगता है आपको? वो तो भगा है अभी चुनाव में। कभी क्या बांग्लादेश, क्या वो जामताड़ा में बांग्लादेशी घुस गया, मधुपुर में घुस गया, कोटा में घुस गया, साहिब कहीं कोई बांग्लादेशी नहीं है, कहीं कोई घुसपैठिया नहीं है। अब देखिए, इरफान अंसारी के विवादित बयान पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। घटिया स्टेटमेंट देना कि बीजेपी की कब्र खोद देंगे। अरे भारतीय जनता पार्टी की कब्र क्यों खोदोगे भाई? भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कम से कम चिता खोजो। माथा में हमेशा कब्र ही घुसा रहता है। कब्र, मस्जिद, मदरसा, इससे आगे कब बढ़ेंगे ये लोग? ये घृणित लोग हैं, समाज को बांटने के अलावा इनका कोई काम नहीं है। एक फ्रस्ट्रेशन का माहौल ऑपोजिशन के अंदर है, और खास करके कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार में उसके जो नतीजे हैं वो सामने देखने को मिल रहा है। वास्तविक रूप में जो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि घुसपैठिया बचाओ आंदोलन यह विपक्ष कर रहा है, यह जो राहुल गांधी जी की एक यात्रा निकली है, घुसपैठिया बचाओ यात्रा, उस यात्रा में स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और समग्र देशवासियों ने ये माना है कि घुसपैठियों से देश को बचाना है। बिहार के लोगों का पटना मेट्रो में सफर का इंतजार खत्म होने वाला है। पटना मेट्रो ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है और जल्द ही लोग इसमें आरामदायक सफर कर सकेंगे। रविवार को मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किया गया। 3 स्टेशन तक पटना मेट्रो को चलाया गया। इसके पहले विधिवत पूजा की गई। डिपो से निकली मेट्रो की रैक पाटलिपुत्रा बस स्टैंड, 0 माइल और भूतनाथ तक गई। न्यूज़ 18 पर पटना मेट्रो के ट्रैक पर दौड़ती ट्रेन की पहली तस्वीर आपके सामने है। तो ये खुशखबरी है, ये तस्वीर सुकून देने वाली है पटना वासियों के लिए कि अब राजधानी पटना में भी जो मेट्रो ट्रेन है वो दौड़ती हुई
दिख रही है। अब ये कह सकते हैं कि ट्रायल जो है वो सफलतापूर्वक पूरा किया गया है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नया जो पटना बदला हुआ दिख रहा है, पटना मेट्रो की ये तस्वीर है और पटना मेट्रो की जो ट्रैक है उससे ड्रोन से ली गई जो तस्वीर देखिए, पटना का ये पूरा इलाका दिख रहा है और यहाँ पर मेट्रो दौड़ती हुई अब शुरू हो जाएगी और इसको लेकर के एक ट्रायल भी किया गया। तो एक्सक्लूसिव वीडियो दिखा रहे हैं मेट्रो स्टेशन की और इसके साथ साथ देखिए ये जो रैक है किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म से निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये मेट्रो की खास तस्वीर और इस तस्वीर के साथ लोगों में भी खुशी। पटना में रह रहे लोगों को जल्द ही मेट्रो की सौगात मिलने वाली है क्योंकि मेट्रो का ट्रायल भी शुरू हो गया है। कल पहली बार मेट्रो डिपो से निकलकर अलग अलग स्टेशनों पर चलती नजर आई और उसकी सुखद तस्वीर भी साफ तौर पर आप देख सकते हैं। मेट्रो ट्रेन परिचालन को लेकर ट्रायल जारी हो गया है। पहली बार मेट्रो डिपो के बाहर निकलकर भूतनाथ मेट्रो स्टेशन तक एलिवेटेड कॉरिडोर पर मेट्रो चली। इस दौरान मेट्रो ट्रेन में 3.5 से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डिपो के बाहर पाटलिपुत्र बस टर्मिनल स्टेशन से 0 माइल स्टेशन और भूतनाथ मेट्रो स्टेशन तक यानी 3.5 किलोमीटर का सफर तय किया। मेट्रो का ये पहला सफल ट्रायल था। सेफ्टी भी उसमें जांचा गया। इस दौरान ट्रैक की क्षमता, रेलिंग, स्ट्रोक यानी मेट्रो बोगियों का फिटनेस, पावर सप्लाई की गुणवत्ता आदि की जांच की गई। मेट्रो के अधिकारियों ने इस ट्रायल के दौरान मेट्रो ट्रेन के प्रदर्शन और ट्रैक की क्षमता का आकलन किया। आपको बता दें कि अभी कई बार मेट्रो का ट्रायल होना है। जानकारी के अनुसार एलिवेटेड कॉरिडोर पर अभी 3 से 4 बार मेट्रो का ट्रायल किया जाएगा। इस दौरान सोमवार यानी आज एलिवेटेड कॉरिडोर पर रात में मेट्रो को चलाकर देखा जाएगा। आज शाम में भी मेट्रो का ट्रायल होगा। आगे सब कुछ ठीक रहा तो तय अनुसार मेट्रो का परिचालन किया जाएगा। मेट्रो से जुड़े अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि जल्द ही मेट्रो आम जनों के लिए शुरू कर दिया जाएगा और मेट्रो की जो रफ्तार है 45 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वहीं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच 15 रुपए का किराया रखा जाएगा। टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिलेंगे और मेट्रो की जो सुखद तस्वीर है वो अब साफ तौर पर दिखने लगी है। ट्रायल शुरू हो गया है। आपको बता दें कि पहले चरण के तहत मेट्रो 6.49 से 6.63 किलोमीटर की दूरी तय करेगी जो मलाही पकरी और ISBT के बीच कॉरिडोर पर संचालित होगा। इस हिस्से में मलाही पकरी, खेमनीचक, भूतनाथ, 0 माइल और ISBT स्टेशन शामिल है। तो जो पहला ट्रायल है वो अब साफ तौर पर नजर आ रहा है। मेट्रो का ट्रायल शुरू हो गया है। मेट्रो डिपो से निकलकर स्टेशनों पर चलने लगी है। 2-3 बार और ट्रायल होगा। सब कुछ सही रहा तो जल्द ही मेट्रो पटना वासियों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। भारत ने मेंस हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया है। राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टीम इंडिया ने साउथ कोरिया को 4-1 से फाइनल में करारी मात दी। भारत ने चौथी बार यह खिताब जीता। इस जीत के साथ भारत ने 2026 के वर्ल्ड कप में भी जगह बना ली है। फाइनल मैच के पहले ही मिनट में सुखजीत सिंह ने गोल दागा। दूसरे क्वार्टर में फिर दिलप्रीत सिंह ने गोल दागा और भारत को 2-0 की बढ़त दिला दी। तीसरे क्वार्टर में दिलप्रीत ने एक और गोल किया। चौथे क्वार्टर में अमित रोहिदास ने पेनाल्टी कॉर्नर पर गोल दागा और भारत को 4-0 से आगे कर दिया। साउथ कोरिया की ओर से सोनडायन ने इकलौता गोल किया। टीम इंडिया ने 5 बार की चैंपियन साउथ कोरिया को फाइनल हराकर चौथी बार टाइटल जीता। भारत ने 2017 में मलेशिया को फाइनल हराकर आखिरी बार एशिया कप जीता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टीम इंडिया को टाइटल जीतने और बेहतरीन प्रदर्शन पर बधाई दी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पोस्ट कि राजगीर बिहार में आयोजित एशिया कप 2025 में शानदार जीत और इसके लिए बधाई। यह भारतीय हॉकी और भारतीय खेलों के लिए गौरव का क्षण है। कामना है कि हमारे खिलाड़ी और ऊंचाइयों को छुए। मैं बिहार सरकार और लोगों की जो कोशिश है उसकी भी सराहना करता हूं, जिनके प्रयासों से एक शानदार टूर्नामेंट की मेजबानी सुनिश्चित हुई और यह एक जीवंत खेल केंद्र बन गया है। प्रतियोगिता हुई, एशिया कप हो, सफेद टैकरा हो और आज एशिया कप है। तीनों जो प्रतियोगिता हुए तीनों में भारत विजय हुआ। बिहार की पावन धरती पर मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी
और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। ये गौरव क्षण बिहार की धरती पर राजगीर और पटना में करने का मौका मिला। बिहार के लिए ये गौरव क्षण है। ये ऐतिहासिक दिन है और लगातार 3 बड़े कार्यक्रम 3 प्रतियोगिता बिहार में हुआ, तीनों भारत ने जीता, इसलिए बिहार जो है लकी चैंप के तौर पर जाना जाए। भारत का ये जीत बिहार की धरती से हुआ है और बिहार इतिहास रचने में अग्रणी रहा है और भारत का इतिहास बिहार के बिना अधूरा रहता है। इस धरती पर जो जीत है, ये जीत वर्ल्ड कप की ओर ले जाता है। पूरे एशिया में लहर रहा है, ये हम सब के लिए गौरव का क्षण है और आगे भारत जहां भी खेलेगा विजय का पताका फहरा करके आएगा। मैंने पहले स्टार्टिंग से बोला है कि यही हमारा एक टारगेट था कि हमने एशिया कप में अच्छा परफॉर्म करना है और क्वालिफाई करना है वर्ल्ड कप के लिए। बट स्टार्टिंग में जर्नी थोड़ी टफ थी एशिया कप में, बट लास्ट मैच हमने जो अपना परफॉर्मेंस दिखाया है वो आई थिंक हमने डोमिनेट किया। और वैशाली से बड़ी खबर, जहां पुलिस पर हमला मामले में 2 पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस और आइसक्रीम वाले की तरफ से केस दर्ज हुआ है। 61 नामजद और 200 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ है। राजापाकर थानाध्यक्ष के बयान पर केस दर्ज हुआ है। मारपीट, गाली गलौज, सरकारी कार्य में बाधा सहित पिस्टल और राइफल छीनने का आरोप है और इस मामले में अब एफआईआर दर्ज की गई है। तो आइसक्रीम वाले की तरफ से इसके साथ साथ पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज की है। पिस्टल और राइफल छीनने का आरोप लगा और वैशाली में यह पूरा मामला सामने आया था जब पुलिस की टीम पर हमला हुआ था और कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जिसमें कुछ महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थी। अभी फिलहाल मौके पर पुलिस कैंप कर रही है और शुक्रवार की रात की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां यह हमला हुआ था। दारोगा सहित इसमें 4 जवान घायल हो गए थे और इस मामले में 61 नामजद, 200 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। थानाध्यक्ष के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई है। आइसक्रीम वाले की तरफ से भी एफआईआर दर्ज की गई है, उसने भी अपना बयान दर्ज कराया है। तो पिस्टल और राइफल छीनने का आरोप। प्रफुल्ल हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। प्रफुल्ल, पुलिस टीम पर जो हमला हुआ था, एफआईआर को लेकर अपडेट क्या अभी? ये देखिए, इस मामले में 2 प्राथमिकी दर्ज हुई है। एक तो जिस आइसक्रीम वाले के साथ मारपीट की गई थी और जिसके बाद ये पूरा सारा बवाल हुआ था, उसके बयान पर केस दर्ज हुआ है जिसमें 10 लोगों को नामजद किया गया है। उसके अलावा जो पुलिस प्रशासन के साथ, पुलिस टीम के साथ मारपीट की गई, उस पर हमला किया गया, उस मामले में राजापाकर थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार के बयान पे एक केस दर्ज किया गया जिसमें 61 लोगों को नामजद किया गया है और 200 लोग अज्ञात हैं उसमें, जिन पे ये आरोप लगाया गया है कि उन लोगों ने राइफल छीनने का प्रयास किया, पिस्टल छीनने का प्रयास किया, मारपीट की गई, गाली गलौज किया गया और सरकारी काम में बाधा पहुंचाई गई। तो जिसके बाद से पुलिस जो है प्राथमिकी दर्ज कर ली है और इसके बाद से अब जो लोग जिनके ऊपर केस दर्ज हुआ है उनकी गिरफ्तारी के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, शुक्रिया प्रफुल्ल इस अपडेट के लिए आपका। और चलिए न्यूज 18 बिहार